0.51% वोटिंग प्रतिशत दर्ज किया गया। दिल्ली की 70 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है, क्योंकि आज देखिए बड़ा दिन है दिल्ली वासियों के लिए। आज मौका है अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि चुनने का, जिसके बाद यह तय किया जाएगा कि दिल्ली का निजाम कौन बनेगा, दिल्ली की सत्ता किसके पास होगी। क्या एक बार फिर से मौका मिलेगा आम आदमी पार्टी को, या फिर इस बार एंटी इनकम्बेंसी का जोर है और इस बार राजधानी दिल्ली में बदलाव होगा। तो मसले इस बार बहुत सारे हैं और बहुत सारी स्कीम्स की जड़ी भी लगाई है। तो देखिए, राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान किन किन वीआईपीज ने वोट डाला है, ये भी आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं और समझाते हैं। देखिए, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और बता रहे कि देखिए सिर्फ आम नहीं बल्कि खास भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं देश की राष्ट्रपति प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जो है वो वोट डालने के लिए पहुंची। जगदीप धनखड़ को आप देख सकते हो उपराष्ट्रपति, साथ साथ आप विदेश मंत्री अजय शंकर को देख सकते हैं। अपने मत का इस्तेमाल उन्होंने किया। हरदीप सिंह पुरी को भी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं और आपको वोटिंग परसेंट भी बता रहे हैं कि किस किस क्षेत्र में सबसे कम रहा है और सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में वोटिंग परसेंट जो है वो रहा है। तो राजधानी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और इस बीच लोगों से अपील भी की जा रही है कि अगर अभी तक आपने अपने मत का इस्तेमाल नहीं किया, अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया, तो 5 साल में एक बार ये मौका आता है और आज वो मौका है दिल्ली वासियों के पास। ये तय करना होगा कि दिल्ली में उन्हें कौन चाहिए, किसकी सरकार चाहिए, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि कौन चाहिए। दिल्ली में जो मुख्य मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला है, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस पार्टी, तो किसकी ये जीत होगी, क्योंकि सभी ने जान तो फूंक दी है और तमाम कोशिश भी कर ली है। इस बीच लगातार ये अपील भी की जा रही है आम लोगों से, आम जनता से, कि अगर आपके मसले हैं और आप चाहते हैं उन मसलों का हल निकले, तो आपको अपना सही प्रतिनिधि चुनना होगा। यह तय करना होगा कि आपके क्षेत्र का विधायक कौन होगा, आपके विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि कौन होगा, रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक कौन पहुंचता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि जो लंबा सूखा भारतीय जनता पार्टी का 26 साल का वो खत्म हो पाता है या नहीं, ये भी देखना होगा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं ए.के. मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर से कर लेते हैं चर्चा में। के शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत कर लेते हैं। सौरभ दुबे जी भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन पोद्दार भी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश सिंह गेट, राजनीतिक विश्लेषक। वैशाली तोमर, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता। डॉक्टर राहुल यादव, कांग्रेस प्रवक्ता। तो ये तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से सभी का स्वागत। और एक बार शुरुआत कर लेते हैं मिश्रा जी के साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में मौजूद है। मिश्रा जी, क्या लग रहा है इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा? देखिए, ऊंट जो बैठेगा उसका प्रारंभिक तौर पे मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की तरफ चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं और उसके पीछे लॉजिक है। पिछली बार आप देखिएगा तो लगभग 8% का जो है बीजेपी और कांग्रेस में जो है वोट का जो फर्क है वो 8% का है। जिस हिसाब से केजरीवाल बैकफुट पे गए हैं, और केवल चुनाव नहीं, साल 2 साल पहले से जो जोश इनके कैंपेनिंग में दिखता था, खुद केजरीवाल के चेहरे पे वो आत्मविश्वास नहीं है। तमाम तरीके की अफवाहें, खबरें और कंफर्मेटिव न्यूज रही हैं कि केजरीवाल और उनकी टीम बैकफुट पे है। तो उस 8% में 2-3% का भी अगर हेरफेर हो गया और अगर वोटर जो है बीजेपी की तरफ चले गए, तो उसका रियल टाइम में तो डबल इंपैक्ट होता है। जैसे अगर 3% वोट बीजेपी की तरफ आया तो 6% का नेट गेन बीजेपी को होगा। और यही एक फैक्टर है कि 3-4% का अगर वोट गेन बीजेपी ने कर लिया, ज्यादा नहीं करना है, तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी। सीटें भले ही 60, 62, 68 तक की ना आए, वो बात दूसरी है, लेकिन 40+ के आसपास हेरफेर में 40-45 के आसपास की सीटों की एकदम उम्मीद है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बताऊं, आप डाटा को छोड़िए, सर्वे को छोड़िए, डायनामिक्स की बात करिए, ग्राउंड पे क्या हुआ। दो पार्टियों के कैंपेन का इंपैक्ट जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस करिए, बीजेपी का और केजरीवाल की पार्टी का। तो बीजेपी की पार्टी अब की बार ज्यादा लॉजिकल और कन्विंसिंग दिखी है इन कंपैरिजन ऑफ केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल के पास वही बुलबुले टाइप का जो उनका था, भोली सी सूरत लेकर के खड़े हो जाना और अपने भोले भाले सूरत के दम पे जनता को बहकाना। अब की बार जनता समझ गई है कि ये भोले भाले चेहरे के पीछे एक बहुत बड़ा फर्जी और भेड़िया टाइप का प्रॉमिस करने वाला, फॉल्स प्रॉमिस करने वाला आदमी खड़ा हुआ है। केजरीवाल के पास जवाब ही नहीं थे बीजेपी ने जो आरोप लगाए।
बीजेपी ने या सरकारी एजेंसियों ने जो इनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए, जो जनता पूछ रही है, मीडिया पूछ रही है, तो एक गिल्ट फीलिंग केजरीवाल और उनके पार्टियों के अंदर दिख रहा है। कई सारे लोग केजरीवाल की टीम को छोड़ के चले गए। एक कंडीशन और देख ले, मान लीजिए कांटे की टक्कर हो गई, कुछ सीटों का हेरफेर हो गया, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जैसे ही ये होगा केजरीवाल के जीते हुए जो विधायक है उनका आत्मबल भरभरा के गिर जाएगा। और नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगा, समर्पण, आत्मसमर्पण होगा। हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, आत्मसमर्पण होगा। शर्मा जी आ रही, उन दलाल विधायकों का आत्मसमर्पण होगा, दोगले विधायकों का। त्राइमाम करते हुए बीजेपी की शरण में जाएंगे। मिश्रा जी ठीक है, आत्मसमर्पण होगा उन दोगले विधायकों का, केजरीवाल के दोगले विधायकों का आत्मसमर्पण होगा भारत माता के सामने। ठीक है मिश्रा जी, ठीक है, जान बचाइए। ठीक है मिश्रा जी, शर्मा जी क्षमा प्रार्थना करते हुए। ठीक है मिश्रा जी, हमेशा ऐसे विधायकों को खरीदने काम करती है। खरीदना नहीं, आत्मसमर्पण। जो चोर हो, ऐसे विधायक आत्मसमर्पण करते हैं, ठीक है मिश्रा जी, क्षमा याचना करते हैं भारत माता से। ठीक है मिश्रा जी, कि हमारी जान बख्श, आत्मसमर्पण करते हैं बीजेपी के सामने ऐसे विधायक। वाशिंग मशीन है, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, मिश्रा जी वो भी बोलने फिर एक करके सबका ऐसे दोगले विधायक बीजेपी के सामने, प्रधानमंत्री के सामने आत्मसमर्पण करते हैं। ठीक है मिश्रा जी, मैं लौट रही क्षमा प्रार्थना करते हैं। मिश्रा जी मैं लौट रही हूँ आपके पास कि हमने जनता के साथ धोखा किया, हमें क्षमा करिए। ठीक है मिश्रा जी, जनता तय कर लेगी। देश की जनता से क्षमा मांगिए। शर्मा जी भी बोल रहे हैं सर, शर्मा जी हमें हॉर्स ट्रेडिंग मत बोलिए ना, गलत शब्द मत बोलिए। ठीक है सर, बीजेपी चोरों दोगलों को खरीद के अपने पार्टी में कोई नहीं, एक पैसा नहीं करके सर। अरे बीजेपी एक पैसे फ्री में नहीं देती। मिश्रा जी तो बात छोड़ दी। मिश्रा जी रुक जाइए, मुझे बोलने दीजिए, बोलने मुझे बोलने दीजिए। उद्धव ठाकरे गए थे ना, मिश्रा जी और भी लोग गए थे ना सर, चर्चा में और भी लोग हैं। वापस आए, बताइए, पैर पकड़ के माफी मांग रहे हैं देश की जनता से। मिश्रा जी रुक जाइए, और भी लोग बोल रहे हैं, शर्मा जी बोल रहे हैं। कुछ नहीं फटेगा, ठीक है अरे कुछ नहीं फटेगा, नटाई नहीं ठीक है सर, और भी लोग बोल रहे हैं। हम नटाई के बहुत मजबूत है, नटाई और नरेटिव दोनों के हम बड़े मजबूत हैं। सबका ले ले, एक बार रिएक्शन सबका ले ले सर, मैं लौट रही हूँ प्लीज सर, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। शर्मा जी बोलिए प्लीज। मैं यही कहना चाहता हूँ, मिश्रा जी जो कह रहे हैं उनके हिसाब से वो अपनी सोच है, अपना वो सच है। अरे जनता की सोच यही है मेरे भाई, देश की सोच यही है जो भगवान, देश की हे भगवान प्लीज चुप हो जाइए। शरद पवार क्यों वापस आए बुढ़ापे में? मिश्रा जी लौट रही हूँ, राहुल गांधी मिश्रा जी मैं लौट रही हूँ, मिनिया रहे हैं। मिश्रा जी मैं लौट रही हूँ आपके पास सर, रुक जाइए, सबका रिएक्शन ले ले। हाँ, मिश्रा जी ठंड रखिए, गोलगप्पे खाइए और मुंह बंद रखिए। शर्मा जी पॉइंट नहीं है, शर्मा जी अरे हद हो गई, कोई झूठ बोल रहे हैं क्या कि मुंह बंद रखे? गोलगप्पे खाइए थोड़ा सा, सच बोलिए, दहाड़ के बोलने में क्या शर्म है? सच, और वो भी दब के बोलेंगे। सुनिए भी, सब रुक जाइए सर, आई रिक्वेस्ट प्लीज। शर्मा जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सही है, मिश्रा जी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज 2 मिनट नहीं बोलने दीजिए, हमें भी बोलने, हम भी बोलने ही आए हैं, आप भी बोलने ही आए हैं। अब ये है कि बात सही है कि ये आज साबित हो गया कि बीजेपी जो गद्दार दलाल जी मैं रोकना दोगले चाहूंगी, पहले लोगों संजय सिंह की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास, शर्मा जी मैं लौट रही हूँ, संजय सिंह कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते लेंगे। मैं लोगों से अपील करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने अपने घरों से निकले वाल्मीकि समाज के लोग। और उदय गिल जी की जो गिरफ्तारी हुई है, जो हरीश जी की गिरफ्तारी हुई है, जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वाल्मीकि समाज के लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसका बदला अपने वोट की ताकत से लीजिए। सर कई जगह झगड़ों की भी खबर आ रही है। चुनाव आयोग के नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, तो इसलिए समझा जा सकता है कि कैसा चुनाव आयोग दिल्ली में करा रहा है। गुंडागर्दी हो रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं, पैसे बांट के उंगली में स्याही लगाई जा रही है, सब कुछ हो रहा है। बैरिकेड लगा के वोटर्स को रोका जा रहा है। सुबह ही जीके से हमारे सौरभ भारद्वाज जी ने, जो मंत्री हैं, उन्होंने इसकी सूचना दी थी। तो बहुत सारी जितनी गड़बड़ियां कर सकते हैं कर रहे हैं लोग। सर अभी तक 33% वोटिंग हुई है, कैसे देखते हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली की जनता अभी जो कुछ समय बचा है उसमें घरों से बाहर निकले। और मैं अपील करता हूं हाथ जोड़ के कि शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली पानी के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए। शर्मा जी। मैं ये बोलना चाहता हूँ
देखिए, अभी कुछ दिन पहले महाकुंभ में लोग नहाने गए थे और जिस तरह से वहां पे जो कैपेसिटी थी, ये हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ, बात जो करके कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को बुलाया गया और जिस तरीके से वहां पे मिसमैनेजमेंट, वहां के यूपी सरकार की जो महाकुंभ की बात फेलियर आप की क्यों कर वजह रहे हैं से यहाँ पे? जो वहां पे मौतें हुई। देखिए, यदि आज चुनाव हो रहा है तो ये सनातनी जो बात बोल रहे हैं कि सनातन के एक है तो सेफ है, और ये सनातनी उस चीज को देखिए कि जिस तरह से भारतीय जुट्टा पार्टी का आप बीजेपी का फुल फॉर्म आपने सुना, भारतीय जुमला पार्टी आपने बीजेपी का फुल फॉर्म सुना, और जिस तरह से महाकुंभ में जो हिंदुओं की जो मौत हुई है इसको भारतीय जल्लाद पार्टी भी बोला जाए तो शर्मा कम जी, नहीं आप है। क्या जिक्र कर रहे हैं, महाकुंभ की बातें कर रहे हैं और ये हाँ। स्लैंग, ये जुमला वगैरह मत करिए, आप प्लीज पॉइंट टू पॉइंट बात रखिए। पॉइंट टू पॉइंट यही है कि सनातनी का वो कभी भी हितैषी नहीं रहे। दिल्ली के चुनाव विकास पे होने चाहिए और विकास पे ही होने चाहिए, और वहां पे आपने जिस तरह से केजरीवाल के मॉडल जो था, जो चुनाव फ्री बस सेवा, फ्री बिजली, फ्री पानी, जिस तरह से बाकी पार्टियों ने एक्सेप्ट किया है, कहीं न कहीं केजरीवाल के इस मॉडल को एक्सेप्ट करने में वो नतमस्तक हो चुके हैं, और ये साबित हो रहा है कि केजरीवाल के जो तरीके जो लड़ने के लिए वो पूरे देश में फेमस हो रहा है। चाहे शिबू सोरेन हो, झारखंड में उन्होंने एक्सेप्ट किया, चाहे महाराष्ट्र में आपने देखा वहां जिस तरह से सरकार बनी, कहीं न कहीं इसी फ्री जो महिलाओं को जो पैसा दिया गया उससे बना, और धीरे धीरे ये बिहार में पहुंच रही है। बिहार में पहले एक जमाना था जब फ्री लैपटॉप, फ्री साइकिल बांटने के स्टार्ट हुआ था यूपी से बिहार, जहां पे नीतीश कुमार साइकिल बांटे थे, लैपटॉप बांटा गया था, टैबलेट बांटा गया था। अब ये धीरे धीरे महिलाओं को रुझाने के लिए, वोटरों को रुझाने, बूढ़े बुजुर्गों को लुभाने के लिए अलग अलग योजना बन रही है। तो देश विकास से ज्यादा रेवन्यू पे भरोसा कर रहा है, इसको बंद होना चाहिए। ठीक है, जो राहुल यादव जी, देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी का जिक्र हो रहा है, बीजेपी की बात हो रही है, कांग्रेस की कोई बात नहीं हो रही। राहुल यादव जी, क्या लग रहा है आपको? पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भले ही यहाँ पे एक भाजपा के हिडन प्रवक्ता बैठे हैं जो अपना एजेंडा भाजपा का लेकर चला रहे हैं, भेड़िया जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपने भी उनको टोका तक भी नहीं। भले ही उन्होंने हमारे लिए नहीं किया, लेकिन ये डिबेट की गरिमा को इस पर हीन बनाता ये है। कौन महानुभाव प्लीज हैं सर, जो रख गरिमा लीजिए। की बात कर रहे हैं? ठीक है मिश्रा जी, प्लीज उन्हें वो अपना देखो, कौन नहीं, कौन सी पार्टी से मिश्रा जुड़े जी, हैं जो प्लीज। गरिमा का मैंने बात नाम भी कर नहीं रहे हैं? लिया। मिश्रा मैंने इनका नाम भी नहीं जी, लिया। मिश्रा जी प्लीज प्लीज। आप जरा परिचय मिश्रा जी, नहीं नहीं, आप सभा अरे को ऐसे संबोधित डिबेट कर नहीं हो रहे पाएगी हैं। ना सर, आप लोग आपस में आप कौन सी पार्टी से जुड़े हैं, जरा नहीं। पार्टी का नाम तो बताइए। ठीक है मिश्रा जी, प्लीज लेट हिम स्पीक। मिश्रा जी, लेट हिम स्पीक। हम अपनी गारंटियों को लेकर चुनाव में गए हैं। हमने अपनी 5 गारंटियां दिल्ली के सामने रखी है। आज भी शीला दीक्षित जी के 15 साल के कार्यकाल को जनता याद कर रही है, और हमने दिल्ली की जनता के सामने एक रोड मैप रखा है जिसमें हमने अपनी 5 गारंटियां, भले प्यारी दीदी हो जिसमें हम महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने महिलाओं को देंगे, जीवन रक्षा योजना हो, हम उसमें 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिल्ली की जनता को देंगे, फ्री बिजली हो, महंगाई मुक्ति योजना हो, तो ये सारी चीजें हम लेकर जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अब आप देखिएगा दिल्ली की इन्होंने क्या बदहाल दिल्ली को बना दिया। प्रदूषण और गंदा पानी नलों में हो रहा है। आज दिल्ली में लोग सांस लेना भी दूभर हो गया है। दिल्ली की स्थिति, मतलब आपको लग रहा है कि दिल्ली में बदलाव होगा, दिल्ली की जनता बदलाव चाह रही है। बिल्कुल बदलाव किस दिशा में होगा वो देखना होगा। हम वहाँ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। आप देखिएगा अंडर करंट है, और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आप 8 तारीख को नतीजों का इंतजार करिएगा। ठीक है वैशाली जी, देखिए तमाम तरह के आरोप, अभी हम संजय सिंह को सुन रहे थे, उनका कहना था कि गुंडागर्दी दिल्ली में हो रही है, वोटर्स पर दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें वोट डालने नहीं दिया जा रहा, और भारतीय जनता पार्टी इस तरह का खेल दिल्ली में कर रही है कि कहीं ना कहीं वोटों में हेरफेर की बात कही जा रही है। कितना इत्तेफाक आपका इससे, और किस तरह से देख रही है, और जीत के बारे में क्या कहना है, क्या लग रहा है फिलहाल? बच्चों और वो वैशाली जी, आपकी आवाज ना ठीक से पहुंच नहीं रही है। मैं फिर से संपर्क करूंगी आपका। निरंजन पोद्दार जी, निरंजन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मेरे को आवाज आ रही है जी। फिलहाल आप जिस तरह का वोटिंग का पैटर्न दिल्ली में देख रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के फिलहाल जिस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि निराशा एक दिखाई दे रही है, या फिर यूं कहे कि मान चुके हैं कि इस बार जीत नहीं रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से हम 2015 और 2020 का विधानसभा चुनाव देखते हैं, तो
2025 का जो विधानसभा चुनाव है, मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी अपने सबसे बुरे दौर या यूं कहें कि सबसे खराब समय से गुजर रही है। और इस चीज का आम आदमी पार्टी को स्वयं को इस चीज ये प्रतीत हो रही है। आपने देखा होगा कि अभी तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपना सर्वे जारी किया था, जिसमें उन्होंने स्वयं कहा कि हमारी 55 के लगभग सीटें हमारी आ रही हैं। यानी कि जो अरविंद केजरीवाल जी कभी 62 कभी 67 सीटें लेके आ रहे थे, और आज तक हमने 2020 का लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव होता है, 2015 का विधानसभा चुनाव हो, अरविंद केजरीवाल जी के मुंह से ये बात सुनते थे कि 70 में से 70 सीटें हमारी आ रही है। लेकिन पहली बार वो अपनी सीटें लगभग 15 सीटें घटा रहे हैं। यानी कि स्वयं से ही वो इतना नंबर कम दे रहे हैं, जो अपने आप को जिसको कहते हैं कि डिस्टिंक्शन मार्किंग स्वयं के लिए करते रहे। पहली बात। दूसरी बात देखिए, आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी, ये जो वोटों का समीकरण है, यहाँ पे मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, या ना मैं किसी के पक्ष में या ना किसी के विपक्ष में बात करूंगा, क्योंकि आजकल एक चीज और देखने में आ रहा है कि जो राजनीतिक विश्लेषक बनकर के आते हैं, वास्तव में क्या है कि वो एक पार्टी, मतलब किसी भी राजनीतिक पार्टी को, कोई इस पार्टी को, कोई उस पार्टी को गालियां तक देना चालू करते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर आप विश्लेषक बनकर के आते हैं तो कम से कम आप अपना विश्लेषण रखें, उसके अंदर आपका झुकाव किधर हो वो अलग बात है, लेकिन ये इस तरीके का भाषाएं मेरे हिसाब से शोभा नहीं देती। पहली बात। अब रही बात जो चुनावों का विश्लेषण की, तो आपको मैं बताऊं, मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से मैं दिल्ली के वोटों को 3 भागों में बांटता हूं। पहला भाग जो आपने देखा होगा कि 2014, 2019 और 2024 लोकसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी को 58% तक वोट जाता है। और विधानसभा चुनाव, जिसके अंदर 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 38% वोट गया, और 2015 का जो विधानसभा चुनाव था, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को लगभग 33% वोट गया। यानी कि मैं ये मानता हूं कि जो 38 और 58 में जो 30% का जो डिफरेंस है, ये स्विंग वोटर, इस वोटर को भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से इसको गुरेज नहीं है। जबकि 100 में से 58 निकालेंगे, 42 वोट ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने कभी भी वोट नहीं दिया, ना लोकसभा में दिया, ना विधानसभा में दिया, ना एमसीडी में दिया। तो अब मैं ये चीज देख रहा हूं कि जो वास्तव में जो खेल बनाने और खेल बिगाड़ने वाला है, वो 20% स्विंग वोटर है। और इस 20% स्विंग वोटर के अंदर इस बार अरविंद केजरीवाल जी की जो 3 यूएसपी थी, अलग प्रकार की राजनीति बोलना, एक ईमानदार राजनीति की बात करना, और तीसरी फ्रीबीज की। तो जो पहली 2 यूएसपी थी, चाहे ईमानदार राजनीति वाली हो, चाहे अलग प्रकार की राजनीति हो, वो सबके सामने, यानी कि वो निर्वस्त्र हो चुके हैं उस चीज के अंदर। रही बात फ्रीबीज की, इसके अंदर इस बार चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सभी ने बढ़ चढ़ करके जो जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पे सभी ने उनसे बढ़ करके घोषणा की। अब ये देखने वाली एक बात है, जनता उस चीज के ऊपर कितना भरोसा करती है, या कितनी जनता ऐसी है जो उस लालच में वोट देती है, और कितनी जनता ऐसी है जो अपने विवेक से वोट देती है कि भाई दिल्ली के विकास के अंदर क्या क्या हुआ, इसके अंदर पिछले 5 दिनेश सिंह जी, आप क्या मानते हैं, इस बार अगर आम आदमी पार्टी नहीं जीत रही है तो बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? क्या आम आदमी पार्टी का जो वोटर है वो ये समझ चुका है कि भले ही 5 साल और दे देंगे लेकिन ये काम नहीं करने वाले, और एक बार फिर से सिर्फ यही कहा जाएगा कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है? या फिर आप भारतीय जनता पार्टी वो नैरेटिव सेट करने में कामयाब रही है, जो लगातार वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, या फिर दिल्ली में उन्होंने यमुना का मसला हो, या फिर दूसरे मसले हो, वो कहीं ना कहीं नैरेटिव यहाँ पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है? मोनिका जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं शुरुआत इसलिए करना चाहूंगा कि जैसे कि अब कौन सी पार्टी आ रही है, कौन सी पार्टी नहीं आ रही है, ये तो एक अलग विषय है, लेकिन मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि सब मतलब सारी पार्टी जो है, तीनों पार्टी जो है अपने तरीके से प्रमुख दौर पे है, वो अपने तरीके से बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसमें कांग्रेस जो है उस तरीके से कहीं ना कहीं बैकफुट पे है, अटैक मोड पे नजर इतनी नहीं आती कुछ चुनिंदा सीटों को छोड़ के। अब देखिए, जैसे कि रंजन जी जैसे अभी बताया, उससे पहले और भी विद्वान वक्ताओं ने अपने तरीके से बातें जो पेश की, तो थोड़ा सा उससे भिन्न बताना चाहूंगा। जैसे पिछली बार 2020 की जैसे की बात अगर करें मोनिका जी, तो उसमें करीब 22 सीटें ऐसी थी जिसमें 10,000 से कम मतलब की जो जीत और हार का अंतर था, कुछ 500-700 का भी था। अब उसमें मान के चलें कि जैसे अगर कहीं पर ये जैसे कि 39% पिछली बार जैसे कि वोटिंग जो थी वो पक्ष में भाजपा के थी, और 53% के आसपास जो है वोटिंग प्रतिशत जो थी वो आम आदमी पार्टी जो थी तो उनके पक्ष में थी। अब ये मान के